दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये सेशन होस्ट करने के लिए राजदीप सरदेसाई, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। 1970 के दशक में सलीम जावेद ने एक किरदार जनता के सामने रखा था, एंग्री यंग मैन। वो सिनेमा में था। अगर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई एंग्री यंग मैन देखना चाहे 2016 में, तो वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। उनको तालियों से स्वागत कीजिए। अरविंद, शुरू करते हैं उसी एंग्री यंग मैन से। क्या वजह है कि डीमोनेटाइजेशन और नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आता है? क्या वजह है? मुझे गुस्सा नहीं आता, पूरा देश गुस्से में है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं पंजाब गया था। अमृतसर के पास एक गांव है। उस गांव में एक किसान रहता है। उस किसान के घर गया। उस किसान ने पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बैंक में 5 लाख रुपए जमा किए थे। बेटी की शादी होने वाली थी अभी। इतने में नोटबंदी का ऐलान हो गया। वो बैंक गया पैसे निकलवाने के लिए। बैंक मैनेजर ने पहले दिन मना कर दिया। दूसरे दिन फिर गया तो उसको 2000 रुपए दिए। तीसरे दिन अपनी बेटी को भी साथ लेके गया। दोनों बाप और बेटी बैंक मैनेजर के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत उसके पैर पकड़े। बैंक मैनेजर ने कहा कि मेरे पास टोटली 3 लाख रुपए आए हुए हैं, मैं आपको कैसे दे दूं। वापस आके घर आके उस किसान ने खुदकुशी कर ली। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस किसान ने कौन सा काला धन कमाया था। उसके 5 लाख रुपए पूरी जिंदगी की उसकी सेविंग्स थी। 84 लोग या तो आत्महत्या, उनकी मौत हो चुकी है नोटबंदी की वजह से, या तो आत्महत्या कर चुके हैं, हार्ट अटैक हो चुके हैं, किस्म किस्म के। कौन जिम्मेदार है इसका? और जो 4 कारण बताए गए थे जब प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था, इससे भ्रष्टाचार दूर होगा, इससे काला धन दूर होगा, इससे आतंक के पैसे में कमी आएगी, नकली नोट बंद होंगे। आज वो चारों ही गलत साबित हो गए। भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ। पहले 1000 के नोट में होता था, अब और ज्यादा सहूलियत हो गई। अब तो 2-2 हजार के नोट में पहले एक आदमी को 1 लाख की रिश्वत देने के लिए 100 नोट ले जाने पड़ते थे, 85 नोट ले जाने पड़ते हैं। काला धन भी कम नहीं हुआ। उल्टे मुझे लगता है पिछले 20-25 दिन में जितनी कालाबाजारी देश के अंदर बढ़ी है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हर चीज की कालाबाजारी, डॉलर की कालाबाजारी हो रही है, सोने की कालाबाजारी हो रही है, 2000 के नोटों की कालाबाजारी हो रही है। इतनी कालाबाजारी हो गई है, काला धन भी कम नहीं हुआ। कह रहे थे आतंक का पैसा कम होगा, आतंकवादियों के पास भी 2000 का नोट ऑलरेडी पहले ही पहुंच गया। आपके पास, आपकी जेब में 2000 का नोट नहीं होगा, आतंकवादियों के पास ऑलरेडी पहुंच गया, पकड़े जा रहे हैं वो। कह रहे थे नकली नोट बंद होंगे। अब जितनी रेड जितनी सामने आ रही है, सबसे ज्यादा नकली नोट बीजेपी वालों के यहाँ मिल रहे हैं। नकली नोट खूब आ गए हैं मार्केट में। आरबीआई के पास उतनी मशीनें नहीं है जितनी नकली नोट छापने वालों के पास मशीनें हैं। नकली नोटों की खूब भरमार। तो वो जो चारों कारण थे, वो चारों कारण तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी नोटबंदी ये कालाबाजारी और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं की गई थी। अगर वो करनी होती, भ्रष्टाचार खत्म करना होता, तो 2-4 बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था ना, जिनके पास एक्चुअली काला धन है। 2-4 बड़े-बड़े लोगों को, रॉबर्ट वाड्रा कितना प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले बोला था, उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? 648 लोगों की स्विस बैंक की लिस्ट 2011 में कांग्रेस के टाइम में आई थी। 648 लोगों की लिस्ट है। उसमें देश के सारे हुज हुए हैं। पहले कांग्रेस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, अब मोदी जी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। उन 648 लोगों के बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ है प्रधानमंत्री जी के पास, उनके पास फाइल है। उनके ऊपर एक्शन लें, उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो आपको ऐसा लगता है कि काला धन और भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन नहीं लेना था। मकसद कुछ और था, नीयत कुछ और थी। वो क्या थी? वो अब धीरे धीरे लोग पूछने लगे हैं कि इस पूरी की पूरी नोटबंदी का मकसद क्या था।
वो समझना बहुत जरूरी है। जो डेटा सामने आ रहा है कि 8 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के अंदर स्ट्रेस्ड एसेट्स थे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, इस देश के अरबपतियों ने, इस देश के अमीरों ने बैंकों से लोन लिया। उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन वो डकार गए। सीएजी के एक स्पीच है 3 महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें से 50% विदेशों में चला गया है और 50% फ्रॉड करके लिया गया है, ये वापस नहीं आने वाला। तो अब आपको लाइनों में लगा लगा के जो कहा जा रहा है, इन्होंने फिर बैठ के ये पूरा षड्यंत्र रचा। सबसे पहला काम तो इन्होंने किया कि बीजेपी ने अपना पैसा सारा ठिकाने लगा दिया, सारी जमीनें खरीद ली पूरे देश के अंदर। फिर अपने दोस्तों को बता दिया भाई 8 तारीख को होने वाला, अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। उन्होंने भी अपना पैसा ठिकाने लगा लिया और फिर 8 तारीख को नोटबंदी का ऐलान कर दिया। अब सारी जनता लाइनों में खड़ी है और जो लाइनों में जनता खड़ी है वो पैसे जमा करा रहे हैं। अब बता रहे हैं 12 लाख करोड़ तो आ गए, इसमें से 8 लाख करोड़ अब ये जो लोन खराब हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स, इनको माफ करने के लिए जाएगा। तो ये तो धोखा हो गया बहुत ज्यादा लोगों के साथ। और विजय माल्या, उनका तो आपने नाम सुना ही है। विजय माल्या जी, उनके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का लोन था, 9,000 करोड़ का लोन था, और एक दिन उनको देश से भगा दिया। कह रहे हैं पता नहीं चला। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होता है, सिक्योरिटी होती है, वो देश से भाग गए, पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? अब कह रहे हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं वापस, लंदन से बातचीत चल रही है, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाने की अगर एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं, पिछले हफ्ते विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए और माफ कर दिए, तो फिर ये कैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिनट, कैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो अब प्रश्न ये उठता है कि विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए माफ किया, कुछ तो क्विड प्रो को होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे ही थोड़ी कर देता आजकल कोई माफ। विजय माल्या के लोन्स माफ नहीं हुए हैं, राइट ऑफ हुए हैं, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए हैं। सरकार ने साफ कहा ये पार्लियामेंट में कि वो लोन्स माफ नहीं हुए हैं, वो केवल बैंकिंग सिस्टम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, राइट ऑफ अभी तक नहीं हुए। एक पॉइंट पे आते हैं, एक मिनट, एक पॉइंट पे आते हैं। आपने विजय माल्या का मामला उठाया, मैं और 2 मामले पहले मैंने सोचा कि आपको मैं पूरा कर लूं, मैं थोड़ा नहीं, आपको मैं पूरा करने दूंगा, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए। आप बताइए। विजय माल्या का आपने कहा कि एक एंट्री करी है, लोन माफ नहीं किया है। मेरा मोदी जी से निवेदन है कि इस देश के सारे किसानों की भी वही एंट्री कर दो जो एंट्री आपने इनकी करी है। इस देश में जितने लोगों ने कार का लोन ले रखा है, एक किश्त अगर कार के लोन की वो हो जाए, बाउंसर भेज देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विजय माल्या के पास कितनी बार बाउंसर भेजे थे? आप जितने लोगों ने कार के लोन ले रखे हैं सबकी यही वाली एंट्री कर दो जो आप एंट्री कह रहे हो। मेरे को तो समझ नहीं आता है वेविंग होता है कि राइट ऑफ होता है। नहीं, यही वाली एंट्री, यही वाली एंट्री। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस और टैक्स ऑफिसर रहे हो, आप जानते हो एंट्री क्या होती है और क्या राइट ऑफ होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बेवकूफ बना रहे हैं वो हमको। यही वाली एंट्री किसानों की कर दो, जिन्होंने घरों के लोन ले रखे हैं, बेचारों ने, छोटे छोटे आदमी, मिडिल क्लास के लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, उनकी सबकी यही वाली एंट्री कर दो जो एंट्री आपने विजय माल्या की करी है। उनके लिए तो बाउंसर जाते हैं और विजय माल्या के लिए हवाई जहाज जाता है उनको लंदन छोड़ने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। तो एक मन में प्रश्न उठता है, देखिए मेरे मोदी जी से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो मैं हमेशा समझता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों में ये जो सहारा और बिड़ला की डायरीज आई, आज वो डायरीज लेके आया हूं मैं। ये जो डायरीज आई हैं, इन्होंने एक मन में शक पैदा कर दिया है कि मोदी जी क्या वाकई ईमानदार हैं। बिड़ला के यहां रेड हुई 15 अक्टूबर 2013 को। उस रेड के अंदर कुछ कागज मिले, कुछ लैपटॉप मिले, कुछ मिले। उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई। ये मेरी नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, इसको अप्रेजल रिपोर्ट बोलते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस
एविडेंस इज नॉट गुड इनफ, इज नॉट क्रेडिबल। आप नॉन क्रेडिबल एविडेंस ला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब प्रशांत भूषण कोर्ट के सामने गए थे। अभी तो हियरिंग चल रही है, यानी मैटर सब जुडिस है। आप आज लोगों के सामने ये रख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि तो कुछ चीज तो लेने दो, आप इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं बिल्कुल शांत, तो फिर आपको मैं बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं। तो शांत रखो थोड़ा सा फिर। मैं नहीं, मैं जनता के सामने केवल फैक्ट्स रख रहा हूं। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठा है और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस एविडेंस डज नॉट स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मेरा कहना है कि लैपटॉप मिला, उस लैपटॉप के अंदर एक एंट्री थी, वो एंट्री में उनके बिड़ला के यहाँ एक लैपटॉप मिला, उसमें एंट्री है 2013 की। 2013 में मोदी जी गुजरात के सीएम थे। इसमें लिखा गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात सीएम को 25 करोड़ देने हैं, 12 दे चुके और बाकी हैं। अब ये सही है कि गलत है मैं नहीं कह रहा, मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, उसके बाद जांच होती है, पर जांच तो होती है। 2 साल हो गए, इसकी जांच दबा दी गई, इसकी जांच नहीं होने दी गई। उसमें फिर शक होता है कहीं ये एंट्री ठीक तो नहीं है। नहीं तो ये लोग मेरे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं, रोज कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। जब भी मेरे ऊपर आरोप लगता है मैं कहता हूं जांच करा लो। हमारे 15 एमएलए के ऊपर आरोप लगे, हमने कहा जांच करा लो, क्योंकि डर नहीं था, हमने कुछ किया नहीं था। अगर आपको डर नहीं था तो जांच कराते। उसी तरह से सहारा के यहां रेड हुई 22 नवंबर 2014 को। उस कमरे से, जो सहारा के यहां रेड हुई, इस कमरे से 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। वहीं से कुछ कागज मिले, वो कागज मैं लेके आया हूं। इस कागज पे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के साइन है, इसमें सहारा के रिप्रेजेंटेटिव के साइन है और 2 गवाहों के साइन है। इस कागज में लिखा है कि कितना पैसा किस किस पॉलिटिशियन को गया। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। अरविंद, हमने शुरू 1 मिनट 2 मिनट दे दो मेरे। चलिए, वो उनको मजा आएगा। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसमें लिखा है, आप प्रमाण पत्र से जाइए। मैं उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह, 1 मिनट सुन तो लो, 2 मिनट दे दो मेरे को। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2000, ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही पैसे आ रहे हैं। इसमें 7 एंट्रीज हैं मोदी जी के नाम की और 40 करोड़ 10 लाख रुपए की एंट्रीज हैं। फिर से मेरा क्वेश्चन है, ये ठीक है कि गलत है मुझे नहीं पता। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ये आपने किसी को बदनाम कर दिया, तो खुलेआम जनता के सामने कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि ठीक है या गलत है ये बाद में पता चलेगा। ये नहीं चलेगा ना। अगर मैं ये बात, आपकी बात एक मानता हूं, अगर आप कहें जांच होनी चाहिए, मैं भी वही उसी पे। लेकिन सवाल ये है जब आप किसी का नाम लेते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर सब जुडिस था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था उस समय कि ये मामले में कोई दम नहीं है, उसके बाद अगर आप उठाते हैं, इसका मतलब है आप एक तरह से किसी पर आप सस्पिशन डाल रहे हैं ताकि आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट में राजनीति नहीं चलती, कोर्ट में चाहिए एविडेंस। आप जनता को इस तरह से you can fool the people, but you may not be able to necessarily fool the courts. आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सही है। जब आप जांच कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, अदरवाइज आप जनता के सामने जाकर ये कह रहे हैं, ये गलत है। अब मैं बोलूं? बोलो। एक्चुअली इंटरव्यू तो मेरा है, वो बोल रहे हैं ज्यादा। तो ये रेड हुई 22 नवंबर 2014 को, उसके बाद भी 2 साल हो गए। जो हवाला केस आया था उसमें जजमेंट था कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस तरह से कोई डायरी मिलती है तो उनको तुरंत उसको सीबीआई में भेजना चाहिए जांच करने के लिए। 2 साल हो गए, इसकी जांच नहीं हुई।
और इसकी जांच को रोकने के लिए जितने षड्यंत्र किए गए, ऑफिसर्स की ट्रांसफर की गई, नए ऑफिसर्स, वो सारा मेरे पास चिट्ठा है। कमिश्नर बदले गए, जो इस केस को देख रहे हैं कमिश्नर, वो जेटली जी को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, बीच में चीफ कमिश्नर को, चेयरमैन को रिपोर्ट नहीं करते। जो इसको असेसिंग ऑफिसर देख रहे हैं, सेटलमेंट कमीशन के अंदर अब ये केस गया हुआ है। जो बोर्ड था सेटलमेंट कमीशन का, 3 मेंबर बोर्ड, उसमें 1 मेंबर इनकन्वीनियंट था, उसको ट्रांसफर करके चेन्नई भेज दिया। अभी क्यों आप जांच क्यों नहीं होने देते? इससे शक पैदा होता है कि कहीं ये सही तो नहीं है, और अगर ये सही है तो कहीं विजय माल्या को भी क्विड प्रो करके इसीलिए तो भगाया नहीं गया था। ये 8 लाख करोड़ लोन जो माफ किए जा रहे हैं, ये भी, इसमें भी क्या क्विड प्रो को इन्वॉल्व है? ये सारे क्वेश्चंस, बिकॉज आज जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसका जो इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर पूरी नोटबंदी का, इसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। सरकार कहती है अरविंद जी, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। यानी अगर कुछ महीनों के लिए, वित्त मंत्री कहते हैं 2 क्वार्टर के लिए थोड़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकती है, थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी, दर्द हो सकता है, लेकिन आखिर में हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। देश बदल रहा है, उनका कहना है, और हमें बदलते देश के साथ बैंकिंग सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, लोगों को अपने माइंडसेट्स बदलने पड़ेंगे। आप मानते हैं? सर, सारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, सारे मार्केट बंद हो रहे हैं, मंडी के अंदर सब्जी नहीं आ रही है, जितने ट्रक आया करते थे, सारे कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्लोजर के कगार के ऊपर है, इकोनॉमी का बुरी तरह से स्लो डाउन हो चुका है। सारे दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो आप कह रहे हो कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वैसे ही आप भी अब कह रहे हो मुझे 50 दिन दे दो। एक बूढ़ी अम्मा मिली मेरे को, वो कहती है कि हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किया करो, सब ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हो मोदी जी की एक फोटो लगा लो, 50 दिन दे दो और अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैं सोचने वाला, सब लोग सोचने वाले प्राणी, हम समझना चाहते हैं कि आज 30 दिन हो गए, इन 30 दिनों में कितना काला धन आया, पता तो चले। भाई कह रहे थे काला धन आएगा, काला धन आएगा, 30 दिन में 1 नए पैसे का काला धन नहीं आया, तो 50 दिन में कैसे आ जाएगा? कह रहे हैं 12 लाख करोड़ तो आ गया ऑलरेडी, 14 लाख करोड़ आना है, ये तो 14 से ज्यादा ही आ जाएगा। तो फिर कहां से काला धन आ रहा है? आप ये बताओ कि ये इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी। पिछले 1 महीने के अंदर देश 20 साल पीछे चला गया है। लोगों का जो डिस्ट्रेस है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आप कालाबाजारी के खिलाफ हैं, आप ब्लैक मनी। अरविंद जी, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा, डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में, आप बीच में टोकिए मत, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको बोल लेने दूंगा। यानी आम आदमी पूरी तरह से नेता बन गया है। लेट दैट बी द रूल ऑफ द गेम। अब मोदी जी ने कहा था, गोवा के अंदर स्पीच दी थी, 1 लाख इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भर्ती करेंगे। अब आपको कह दिया सोना भी नहीं रखना। अब आपके घर में 1 लाख इनकम टैक्स ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किए, घर घर में रेड मारेंगे, आपकी अलमारियों को आके देखेंगे कि किस औरत ने कितने गहने रख रखे हैं, किस औरत ने कितना जेवर रख रखा है। इनको बड़े बड़े अमीरों के, अंबानी अडानी के यहाँ सोना नहीं दिखाई देता, वहां पे इनकम टैक्स की रेट आज तक नहीं पड़ी। ये सारी इनकम टैक्स की रेट हमारे ही घर में पड़ेगी। मेरे को अभी मैं गया था उत्तर प्रदेश, एक आदमी मिला, कहता है जी मैं 30 साल से बीजेपी को वोट देता आया हूं और पक्का कट्टर बीजेपी का समर्थक है हमारी फैमिली। बुजुर्ग आदमी है, कहता है मैं मरूंगा, अपने बच्चों को कह के मरूंगा, काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना इस बार। मैं भी कई जगह गया, लाइन में गया, कैश क्यूज में था, कई लोगों ने मुझसे कहा हाँ जो हुआ है दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कि हम भी चाहते हैं कि काला धन कम हो, उन जो अमीर हैं उनका जो काला धन है वो कम हो जाए। यानी कहीं ना कहीं लोग अभी तक मोदी जी को 50 दिन के लिए कम से कम बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार है। आप तो 50 दिन दे दीजिए, आप तो एंटी करप्शन के कैंपेनर हैं, आप कालाबाजारी के खिलाफ हैं। तो अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं कालाबाजारी के खिलाफ ये स्टेप ले रहा हूं, आप कम से कम उनको 50 दिन तो दे दीजिए। 100 दिन ले लो सर, 50 क्यों, 100 ले लो, ये देश ही नहीं बचेगा। सर आप मेरे को समझा तो दो थोड़ा सा, कि आप भी तो समझदार हो। ये पहली अच्छी बात, आपने कुछ तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया। मेरे को समझा तो दो 50 दिन में कैसे बदलेगा देश, क्या होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ। जैसे 30 दिन हो गए, अभी तक जो नहीं हुआ वो अगले 20 दिन में क्या क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री का कहना है कि
जैसे मैंने कहा, यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैशलेस इकोनॉमी बनानी है। ऐसे बनती है कैशलेस इकोनॉमी? पहले जब 8 तारीख को उन्होंने कहा था तब कैशलेस इकोनॉमी नहीं कहा था, तब उन्होंने काला धन और भ्रष्टाचार कहा था। नाउ दे आर चेंजिंग गोल पोस्ट्स, अब वो कैशलेस इकोनॉमी बोल रहे हैं। और आज वो रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टेटमेंट था अखबारों के अंदर कि सारा पैसा आ जाएगा तो बैंकिंग चैनल्स के अंदर। अब कुछ तो बोलना है सर इनको, अपनी स्किन बचाने के लिए फेस सेवर कुछ तो चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी करने के 100 तरीके हैं सर, आपको लोगों को लाइन में लगाने के। चलिए आप दीजिए, अगर आप कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए 100 तरीके हैं, आप कहते हैं कि कालाबाजारी के खिलाफ आप एक तरह से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप एंटी करप्शन कैंपेनर हैं, आप इस ऑडियंस या व्यूअर को बताइए, अगर आप प्रधानमंत्री होते आप क्या करते? और बार बार किसी को कहना कि ये गलत है वो गलत है। एक चीज आज बताइए जो आप करते अगर आप प्रधानमंत्री होते। आप भी कालाबाजारी के खिलाफ है सर। 49 दिन में हमने दिल्ली में करके दिखाया था। 49 दिन के अंदर जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो गया था। 32 अफसरों को 1 महीने के अंदर हमने, जिनके खिलाफ शिकायत आई उनको पकड़ के जेल में डाला। ऊपर से नीचे तक मैसेज चला गया कि अब देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको पकड़िए तो सही। चलो रॉबर्ट वाड्रा को ही पकड़ लीजिए, उसके नाम पे चुनाव जीते हैं मोदी जी, उसको भी नहीं पकड़ रहे। सोनिया गांधी, किसी को तो पकड़ो यार। अपने उधर शिवराज सिंह चौहान व्यापम स्कैम में इन्वॉल्व है, उनको पकड़ो। 2-4 को बड़े लोगों को पकड़ के जेल में डालोगे तभी तो। हांगकांग ने अपना भ्रष्टाचार खत्म किया था, कैसे खत्म किया था? डिमोनेटाइजेशन करके नहीं किया था। 70s के अंदर हांगकांग में इससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार था जो हमारे देश में है। उन्होंने एक बारी के अंदर जैसे ही कोई कंप्लेंट आती थी, दे सेट अप अ कमीशन कॉल्ड इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन ऑन द लाइंस ऑफ लोकपाल बिल, और उन्होंने उसको पूरी पावर दे दी। जो किसी के पास करप्शन की शिकायत आती थी उनके पास, वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। आप एक्शन लेना चालू करो। देखो अभी उन्होंने क्या किया, 2000 रुपए नोट, 1000 की बजाय 2000। तो पैसे लेने वाला भी वहीं, पैसे देने वाला भी वहीं। पहले 1000 रुपए के अंदर ट्रांजैक्शन होती थी, अब 2-2000 के अंदर ट्रांजैक्शन। केजरीवाल जी, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा था शीला दीक्षित के खिलाफ आप कमीशन बनाएंगे, उनका भ्रष्टाचार लोगों के सामने लाएंगे, उनको जेल भेजेंगे। क्या हुआ उसका? नहीं, ये जो मैं कह रहा हूं उसी तरह से बीजेपी ने कहा था कि हम रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेजेंगे, नहीं भेजा। आपने भी कहा था ना शीला दीक्षित को आप जेल भेजेंगे, क्या हुआ? बता। 1.5 साल हो गए। बहुत अच्छा पूछा आपने। 2 साल होने आए। 49 दिन की जब हमारी सरकार थी, एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास थी। उस दौरान हमने 4 FIR दर्ज की थी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों की और दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों की। 49 दिन के बाद हमारी सरकार गिर गई। प्रेसिडेंट्स रूल था। प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान सरकार मोदी जी के अंडर में थी। उस दौरान ये फाइलें बंद करके अलमारी के अंदर दबा दी गई, कुछ नहीं किया। हमारी सरकार दोबारा आई, 3 महीने हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच रही। उसके अंदर इनको समन करना, उनके एविडेंस इकट्ठा करना शुरू ही किया था हम लोगों ने। और 8 जून पिछले साल 2015 को मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जो 4 FIR हमने की थी वो मोदी जी की अलमारी में है, मेरी अलमारी में नहीं है। अब वो मोदी जी को एक्शन लेना। आप मेरे को आज एंटी करप्शन ब्रांच दिलवा दो मोदी जी से, 1 महीने के अंदर एक्शन ना ले लो तो आप देख लेना। यानी एक तरह से आज आप मान रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है कुछ नहीं कर सकता। क्या यही वजह है आपने निर्णय लिया है दिल्ली छोड़ दो, अब चलते हैं पंजाब, गोवा, गुजरात? क्योंकि आपने कहा था जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था 5 साल केजरीवाल, यानी दिल्ली में आप 5 साल तक रहेंगे। अब लगता है आपको दिल्ली से या तो मोह भंग हो गया है, या तो जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको लगता है कि यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो पंजाब ट्राई करते हैं, गुजरात ट्राई करते हैं, गोवा ट्राई करते हैं। सर पिछले 1.5 साल के अंदर पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार को हर कदम के ऊपर अड़चन अड़ाई है, कोई काम नहीं करने दे रहे। लेकिन उसके बावजूद जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली में थी। आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली में है। कर नहीं रहे थे, करने नहीं दे रहे थे ये लोग। इनसे लड़ लड़ के बिजली सस्ती करा ली हम लोगों ने।
हमने कहा था 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे। आज 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त मिलता है। करने नहीं दे रहे थे ये लोग, इनसे लड़ लड़ के पानी मुफ्त करा लिया। 263 कॉलोनीज के अंदर 1 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। पिछले 10 साल में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी थी। संगम विहार में, द्वारका के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। करने नहीं दे रहे थे लोग, इनसे लड़ के काम किया हम लोगों ने। तो बहुत सारे काम हुए हैं दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक, पूरी दुनिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हो रही है। अब 106 मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस 31 दिसंबर तक का टारगेट था। एलजी साहब फाइल लेके बैठे हुए, क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन कराएंगे उनसे लड़ना पड़ेगा। तो एक जो आप लोग, मेरे को बोल लेने दो यार, इंटरव्यू मेरा है। किसी दिन मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, फिर मैं आपको जब इंटरफेयर करूंगा ना, आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत होती है। उस दिन आपको पत्रकार बनना पड़ेगा और मुझे नेता, तब तक आप बोलिए। तो इन 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, इन्होंने बनने नहीं दिए। 31 दिसंबर तक बनने थे। उसी तरह से हर चीज के अंदर ये लोग टांग अड़ा रहे हैं। जो एक मीडिया माहौल क्रिएट करता है कि केजरीवाल लड़ता बहुत है, मैं अपने लिए नहीं लड़ता। जितने भी काम है जनता के लिए लड़ते हैं हम लोग। जनता के बिजली के बिल कम कराने के लिए लड़ते हैं, जनता के पानी के बिल कम कराने के लिए लड़ते हैं, जनता की पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए लड़ते हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो गया, पूरी दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हो रही है। हेल्थ, एजुकेशन, दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां, टेस्ट सब मुफ्त कर दिए गए हैं। लेकिन अरविंद जी ये काम करने के लिए आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। गडकरी जी ये है, या गडकरी जी की मैं बहुत तारीफ करता हूं। आपने उनके साथ उनके नहीं, एक जमाने में आपने कहा था कि वो भ्रष्ट थे, उन्होंने आपके खिलाफ डेफेमेशन सूट भी किया है। तो जमाना बहुत जल्दी बदलता है। आज आप कह रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है, आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। आज आपने ट्वीट किया है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कि नजीब जंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि वो बनना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी भी मुसलमान को वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह का ट्वीट करेंगे तो किस तरह से आप नजीब जंग के साथ काम करवाएं? भारत में लोगों से काम करवाना पड़ता है केजरीवाल जी। वो भी एक राजनीति में एक क्वालिटी होती है। गडकरी जी से वो आपने थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। वो लोगों से काम करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन करवाना पड़ता है। मैं एक दिन आपके पास आऊंगा सीखने के लिए। दूसरी चीज है, अगर मैं जो आज दिल्ली की सरकार है वो सारे इस्टेब्लिश्ड वेस्टेड इंटरेस्ट्स को चैलेंज कर रही है। 15 साल पिछले 10 साल में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल में दिल्ली के अंदर बिजली के दाम हर साल बढ़ते थे। पिछले 2 साल में नहीं बढ़ने दिए हम लोगों ने। अगर मैं भी बिजली कंपनियों के साथ मिल जाता, थोड़े पैसे मैं लेता, थोड़े ऊपर पहुंचा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप जो कह रहे हो कि मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला मैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये बताओ कि हम क्या करें। मैं मोदी जी के पास गया था पिछले साल अगस्त के महीने में, मिला मोदी जी से। मैंने मोदी जी को कहा, सर आप मेरे से बहुत नाराज रहते हो। हाथ जोड़ के मैंने बोला, मैंने कहा आप बहुत नाराज रहते हो मेरे से। मैं आपके बेटे की उम्र का हूं। अगर मैंने कोई गलत काम किया, कुछ गलत कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, हम बदलेंगे, हम अपना वर्क स्टाइल बदलेंगे। लेकिन आप कहते हो स्किल इंडिया। मैंने कहा मैं दिल्ली के अंदर स्किल इंडिया आपका करके दिखाऊंगा। मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, आपसे जमीन मांगने नहीं आया, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और बाहर जनता को जाके कहूंगा मोदी जी की वजह से हुआ। मैंने, आप कहते हो स्वच्छ इंडिया, मैंने कहा दिल्ली को 2 साल दे दीजिए, दिल्ली को किसी भी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर कर लेना, साफ करके दिखा देंगे हम दिल्ली को। अरे पर हुआ नहीं है ना। सुन तो लो यार। नहीं, आपने स्वच्छता की बात की, सुन तो लो। पोल्यूशन हो, ड्रेनेज हो, सैनिटेशन हो, अनऑथराइज्ड स्लम्स हो दिल्ली में, वो आज बड़े हैं। राजदीप ये नहीं चलेगा। या तो आप मेरी बात सुनो, नहीं, क्योंकि आपने स्वच्छ भारत की बात की, स्वच्छ दिल्ली की बात, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। चलिए बोलिए। आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, अदरवाइज ये कोई मजाक नहीं है। नहीं, आप बताइए। हम सीरियस इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना। तो बीच बीच में अगर आपको इंटरफेयर करना है तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप मुझे इंटिमिडेट करना चाहते हैं, ये गलत है। नहीं, मैं इंटिमिडेट किस तरह से कर रहा हूं? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा स्वच्छ इंडिया मैं करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपसे मैं एक ही चीज मांगने आया हूं कि ये रोज रोज का केंद्र सरकार और एलजी का जो इंटरफेरेंस है, इसको बंद करा दीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता।
और मैं बाहर जाके आपकी तारीफ करूंगा, वो नहीं माने। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं जिससे कि वो खुश हो जाएं? आप बता दीजिए। उनके कई मंत्री ऐसे हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। गडकरी जी, मतलब वो बेचारे कल उनको डांट पड़ जाएगी फिर। नहीं, वो एक ऐसे मंत्री है जो मोदी जी से नहीं डरते। नहीं, पर मेरा ये कहना है कि वो जो जब से हम दिल्ली के अंदर 67 सीट जीते हैं, तब से आज मैं सुन रहा था आपके यहाँ रवि शंकर प्रसाद जी कह के गए कि वी हैव वेस्टेड द मैंडेट। आई थिंक दे हैव नॉट रिस्पेक्टेड द मैंडेट, दे शुड लर्न टू रिस्पेक्ट द मैंडेट। वो जब से वो 30 जो है वो 67 सीटों वाली वो भूले नहीं है वो। और दूसरी चीज, मैं आज चैलेंज करता हूं, बीजेपी रूल्ड किसी भी स्टेट के किसी भी मुख्यमंत्री को बुला लीजिए आज इस प्रोग्राम में। जितना काम शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में किया, उससे ज्यादा काम हमने 1.5 साल के अंदर दिल्ली में करके दिखा दिया है। तो फिर क्यों ये परसेप्शन बनी है कि अरविंद केजरीवाल जो है लड़ता बहुत है और उन्होंने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो प्रॉमिस की थी उस पर वो अमल नहीं रहे? क्या है? पर आप मीडिया को दोष देंगे इसके लिए? सर, हम तो बताया मैंने, बिजली के दाम कम करिए, पानी के दाम कम किए, पानी की पाइपलाइन बिछाई, हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन में जो काम किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा। कई एमएलएस के खिलाफ करप्शन के चार्जेस बने हैं, कई आपके एमएलएस के खिलाफ और भी गंभीर आरोप लगे हैं। और एलजी का ये भी कहना है, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा 99% ऑफ द केसेस में मैं बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता, 1% में ज्यादा से ज्यादा करता हूं। वो तो गलत बोल रहे हैं, मैं दिखा दूंगा, फाइलें दिखा दूंगा। वो आपके खिलाफ भी फाइलें दिखाना चाहते हैं? हाँ, देख लो, बुला लो, देख लो, सारी फाइलें देख लो। उन्होंने कहा आपने कई अनऑथराइज अपॉइंटमेंट्स करवाए हैं। हमने सारी चोरी करी है, हमने भ्रष्टाचार करा है, हमने सारी फाइलों में इर्रेगुलर का। एलजी को किसने अधिकार दिया उसकी चेकिंग करने? एलजी प्रिंसिपल है क्या, हेडमास्टर है क्या? जनता को अधिकार है, जनता कल उठा के हमें फेंक सकती है। एलजी को किसने अधिकार दे दिया कि वो हमारी फाइलें होमवर्क ठीक करके लाया क्या मुख्यमंत्री? अब एलजी बैठ के देखेगा क्या हमारी फाइलें? मैं हमें ये बताऊं, एक मिनट, मैं आपको ये दिल्ली से ले चलता हूं, पंजाब, गोवा, गुजरात। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ऊब गए हैं एलजी की वजह से, सेंटर की वजह से, और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मुझे अब पंजाब में जिताना है और मुख्यमंत्री वहां का बनना है? क्या ये सही है कि आप अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? ये आपका अगला लक्ष्य है? सच बताइए आज। सब पंजाब के लोग तय करेंगे, पंजाब के लोग तय करेंगे अगली कौन सी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम जनतंत्र के अंदर रहते हैं, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है। यानी मैं हेडलाइन कर सकता हूं, अरविंद केजरीवाल इज ओपन टू बिकमिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सर, आपकी हेडलाइन करने से आपको कौन रोक सकता है? हम कुछ बोले या ना बोले, हेडलाइन तो आप ऐसे भी चला सकते हो। नहीं, आप साफ क्यों नहीं कहते कि भगवंत मान हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे? आपको क्यों बोले हम? नहीं, जब बोलना होगा जनता से बात करेंगे ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, पंजाब की जनता जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीतती है पंजाब में तो कौन बनेगा उनका मुख्यमंत्री? पंजाब की जनता तय करेगी। इस टाइम पंजाब की जनता नहीं जानना चाहती। पंजाब की जनता में जब हम जा रहे हैं, हम तो रोज घूम रहे हैं जनता के अंदर, जनता ये जानना चाहती है नशा कैसे दूर होएगा, जनता ये जानना चाहती है भ्रष्टाचार कैसे दूर होएगा, जनता ये जानना चाहती है किसानों के लोन कैसे माफ होंगे, जनता ये जानना चाह रही है जो इंडस्ट्री पंजाब से उठ के बाहर चली गई वो वापस कैसे आएगी, उनको जॉब्स कैसे मिलेंगे। जनता उसका ब्लूप्रिंट मांग रही है, वो ब्लूप्रिंट हम दे रहे हैं जनता को। पर आप अपने आप को अब एक नेशनल लीडर की तरह देख रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से आपको आप संतुष्ट नहीं, आप कुछ और चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 2019 का चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी बने। ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं। आप प्रमुख विपक्ष लीडर, आज आप डिमोनेटाइजेशन पर बनारस गए थे, कुछ दिन पहले मेरठ गए, फिर आप गए थे मथुरा। आपका तो यूपी में कोई चुनाव तो आप लड़ने नहीं जा रहे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज आप बनारस गए, क्योंकि आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, क्या ये सही है कि आप चाहते हैं कि आज की राजनीति में आप नेशनल लीडर बने या नहीं? उत्तर प्रदेश के अंदर मैं गया, राजनीति करने तो नहीं गया। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव ही नहीं लड़, राजनीति करनी हो तो पंजाब जाता, गोवा जाता। ऐसे टाइम में जब 1 महीने बाद ही चुनाव है, कौन आदमी अपना टाइम खराब करेगा? उत्तर प्रदेश गया था जनता को जागरूक करने के लिए। डिमोनेटाइजेशन 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है ये बताने के लिए, ताकि जनता खड़ी हो।
पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश में जाके बाकी कोई मुख्यमंत्री नहीं जा रहा। पूछो उनसे क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए। मोदी जी ने डरा रखा है सबको, क्योंकि बाकी मुख्यमंत्री अपने स्टेट पर फोकस कर रहे हैं। मोदी जी ने डरा रखा है, सबकी सीबीआई की फाइलें खुली हुई है, मोदी जी के पास सबकी सीबीआई की फाइलें हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। कई मिलते हैं, कहते हैं अरविंद जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। मेरे ऊपर भी मोदी जी ने सीबीआई की रेड कराई थी, 4 मफलर मिले सीबीआई की रेड में, खर्चा भी नहीं निकला। सीबीआई वाले बता रहे थे खर्चा भी नहीं निकला उनकी सीबीआई की रेड का, मेरे घर सीबीआई की रेड। बस 4 ही मफलर हैं। 4 ही मफलर हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि अब वो एक दिन मेरे को पता चला, अमित शाह जी कह रहे थे कि केजरीवाल इसलिए इसका विरोध कर रहा है क्योंकि केजरीवाल का काला धन है, वो काला धन अब बेकार हो गया। अरे अमित शाह जी, आप तो आजकल सीबीआई के हेड हैं, आपने सीबीआई की रेड कराई हमारे यहाँ और कुछ भी नहीं मिला आपको। काला धन इतना था मेरे पास, आपको मिला ही नहीं, सीबीआई निकम्मी हो गई। आपने इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी सारे डोनर्स की, हमारे सारे, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से लेके आज तक की सारी असेसमेंट खोल दी है, सारी स्क्रूटनी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की भी और एग्जामिशन डिपार्टमेंट की भी। आपने हमारी सारी जांच करा ली, दिल्ली पुलिस से करा ली, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से करा ली, पुलिस से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करा ली, सीबीआई से करा ली, कुछ नहीं, ढेला नहीं मिला हम लोगों के खिलाफ। इसीलिए हम लोग आज आवाज उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई लीगेसी, हमारी कोई वो नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। पर ये 8 लाख घोटाला आप बार बार कह रहे हैं, घोटाला कहां है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कहते हैं लूट एंड प्लंडर, ये कहां है? आपकी बात चलो मान ली कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए थी, लोगों को कुछ हद तक काफी परेशानी हो रही है, शायद इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो, लेकिन जब आप कहते हैं घोटाला, 8 लाख करोड़ का घोटाला, तब आपने प्रमाण देने चाहिए, नहीं तो कहां है ये घोटाला? मैं बता तो रहा हूं, 8 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों ने, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उन्होंने डकार लिए बैंकों के। वो पैसा अब बैंक खाली हो गए, उसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए तो मोदी जी ने माफ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, बाकी अभी माफ करने थे। दे आर डिनाइंग, वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एंट्री है। तो सबकी एंट्री करा दो ना यार, आप किसानों की भी यही वाली एंट्री करा दो ना, जो एंट्री इनकी करा रहे हो। तो 1,14,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने माफ कर दिए मोदी जी ने 2 साल के अंदर। बैंकों का दिवाला निकल गया, तो अब ये सबको लाइनों में लगा दिया, सारे लाइनों में लगे, सारे पैसे जमा कर रहे हैं। जो पैसे लोग जमा कर रहे हैं, उस पैसे से अब 8 लाख करोड़ रुपए इन लोगों का लोन माफ होगा। 1 मिनट, अब जब इनसे पूछा गया कि भाई 1,14,000 करोड़ रुपए तुमने क्यों माफ किए, तो कहते कांग्रेस भी करती थी। अरे इसीलिए तो कांग्रेस को निकाला था, तुमने भी वही धंधा शुरू कर दिया, ये तो ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल और फिर मैं जनता से कुछ 2-3 सवाल लूंगा, लेकिन यह है कि अरविंद केजरीवाल 2011 में नेशनल सीन पर उभरते हैं एज एन एंटी करप्शन कैंपेनर अन्ना हजारे के साथ। आज वही अन्ना हजारे डीमोनेटाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो आपने जो एक इमेज बनाई थी अन्ना के साथ, वो आज इमेज बदल गई है? लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह का नेता है, जर्नलिस्टों को इंटरव्यू में कहता है मेरी बात सुनिए। कहीं ना कहीं एक बदलाव आया है, आम आदमी खास आदमी बन गया है। आज मैं देखता हूं लाल बत्ती लेकर 3-4 गाड़ियां होती है, आपके भी साथ साथ सिक्योरिटी होती है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी था, आज वो खास आदमी बन गया है। पहली चीज तो मैं कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं रखता, ये आपकी गलतफहमी है। और दिल्ली सरकार के अंदर हमने, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, दिल्ली सरकार का कोई ऑफिसर, कोई मंत्री लाल बत्ती की गाड़ी नहीं रखता। इट हैज बीन बैंड इन दिल्ली गवर्नमेंट। नंबर 1, देयर आर 3 or 4 cars, there is a convoy of cars that follows you with red lights. Ankit can correct me if I am wrong, but there is a convoy of cars that follows you everywhere. I don't think so. नहीं, मैंने देखा कोई लाल बत्ती की गाड़ी। चलिए, we will dispute this on another day. but आप कह रहे हैं कि आप वही आम आदमी है जो 2011 के कैंपेनर थे। अन्ना खुद डिमोनेटाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं। मतलब आपका डिस्कोर्स ये है कि जो डिमोनेटाइजेशन का समर्थन करे वो एंटी करप्शन, जो इसके खिलाफ बोले वो एंटी नेशनल। इज दैट राजदीप सरदेसाई's डिस्कोर्स? नहीं, राजदीप सरदेसाई का डिस्कोर्स क्या हो? अब आप, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, आज आपको सवाल जवाब देना है। मैं जवाब आज बड़ा, ये डिस्कोर्स बड़ा खतरनाक है कि जो नोटबंदी के खिलाफ, नोटबंदी देश का सबसे, कांग्रेस ने 2 लाख करोड़ का स्कैम किया,
2G में 2 लाख करोड़ रुपए का किया, कोयले में। इन्होंने तो पहली बार में छक्का मारा 8 लाख करोड़ रुपए का। कांग्रेस शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। तो अगर 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ आप बोलो तो यू आर सपोर्टिंग करप्शन, यू आर सपोर्टिंग ब्लैक मनी, यू आर एंटी नेशनल। आपको जो बोलना है आप लोग बोल लीजिए। जो गलत काम है हम गलत काम को गलत बोलेंगे। सारा देश गुस्से में है जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इतनी जनता क्यों आ रही है हमारी रैलीज के अंदर? वो तो प्रधानमंत्री की रैलीज में भी आती है जनता। प्रधानमंत्री की रैलीज, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ज्यादातर 90% लोग मेरे साथ हैं। वो तो अब चुनावों में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, लेकिन चुनाव अलग बात है। आप भी थोड़ा सा सोच के देखिए, जिस तरह से इकोनॉमी का सत्यानाश होने वाला है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। अगर द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव टुडे इज टू रोल इट बैक, इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर इज एडमेंट कि मुझे करना ही है, तो फिर सोच समझ के कर लो। लेकिन इस वक्त जब आपके पास नोट की सप्लाई ही नहीं है, वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि कब तक नोट आएंगे। 50 दिन के बाद, चलो 1 जनवरी से क्या हमें ये सुविधा मिल जाएगी कि हम अपने बैंक में जाके जितना नोट निकलवाना चाहें अपना निकलवा सकते हैं? दे आर नॉट विलिंग टू कमिट दैट। वो लोग कह रहे हैं, पहले बोले 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, फिर बोले 50 दिन में ठीक हो जाएगा। अब जेटली जी कह रहे हैं कि 2 से 3 क्वार्टर लग सकते हैं सप्लाई ठीक होने में। 2 से 3 क्वार्टर सप्लाई, कैश की सप्लाई ठीक होने में लग गए। देश का क्या हाल होगा 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर? 6 से 9 महीने के अंदर सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी क्या? अन्ना को क्या कहोगे आप उनसे बात कीजिए, मैं बात करूंगा उनसे, उनको समझाएंगे सारा। किसी ने, मुझे लगता है, बात नहीं की उनसे। आपको लगता है अन्ना को किसी ने मिसलीड किया है? मैं बात करता हूं सेल डॉक्टर। ओके, जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर गडकरी। आपके पुराने दुश्मन थे, अब एक तरह से आज आपने कहा है वो आप उनका आदर करते हैं। क्या करते हैं? आपने कहा कि यू रिस्पेक्ट हिम। गडकरी जी, आज क्या कहेंगे आप केजरीवाल जी को? देखिए, मैं जो कहना था मेरी बातों में कह चुका हूं। मैं तो केवल सुनने के लिए आया हूं। मैं उनके बातों से सहमत नहीं, पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता। नहीं, क्या नहीं आप उनकी बातों से सहमत है डिमोनेटाइजेशन? नहीं हूं, ये मैंने बताया। क्यों नहीं? आज उन्होंने जो कहा है वो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जमीनी हकीकत जानते हो। क्या ये सही है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को नुकसान पहुंच सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है? ये इनका कहना है। ये कह रहे हैं 8 लाख करोड़ का घोटाला है। ये जो घोटाला जो शब्द यूज कर रहे हैं, जरा आप प्लीज उनको यहाँ ही देखो, यही ये बहस खत्म करते हैं। घोटाला का अर्थ यह होता है कि कोई पैसा दबाता है, कोई भ्रष्टाचार करता है। पैसा तो बैंकों में जमा हुआ है। और ये बात तो ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि ये निर्णय जो है, इसके कारण आज थोड़ी बहुत तकलीफ है, ये सच है। दिन ब दिन वो कम होती जा रही है। जो पहले सप्ताह में थी वो आज नहीं है। और बहुत ईमानदारी के इंटेंशन से प्रधानमंत्री जी ने और हमने सबने मिलकर देश के हित में और भविष्य में देश के लिए इकोनॉमी और आगे जाए, इसको ध्यान में रखकर ये निर्णय किया है। इसको थोड़ा समय लगेगा। जो तकलीफें है वो प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे हैं। अब मुझे लगता है 50 दिन तो रुकिए, और 50 दिन के बाद अगर उसके परिणाम अगर नहीं आते तो जो कह सकते हो कहेंगे। आप कह रहे हैं 50 दिन के बाद अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो फिर? मेरा बिल्कुल विश्वास है कि रोज हर सप्ताह में स्थिति बदल रही है, नए नोट आ रहे हैं और परिस्थितियां बदलेगी। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत हो, और भगवान से दुआ करता हूं कि 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है, राजनीति से ऊपर उठ के देश की बात है। अगर 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। इट विल बी वेरी गुड इफ समथिंग गुड हैपेंस इन 50 डेज। और अगर नहीं हुआ तो आप क्या आंदोलन करेंगे? सर, मैं क्या करूंगा वो बहुत छोटी चीज है। देश कहां जाएगा ये सोचिए। आखिर में अरविंद केजरीवाल, ये जो आपकी जो छवि बनी है एंटी करप्शन कैंपेनर, क्या आपको लगता है राजनीति में आने के बाद उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है? क्योंकि राजनीति में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्या आज अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि जब चुनाव होता है तो आप कैश में कभी भी, आपने किसी भी आपके कैंडिडेट ने कैश में नोट नहीं दिया है? क्या आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से आपके पार्टी का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? सच बात यह है कि हर राजनीतिक दल में कुछ न कुछ कमियां है। क्या आप समझते बाकी सब दुनिया चोर है, बस मैं ही एक अरविंद केजरीवाल हूं जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल अलग हूं? क्या ये हम सब, मीडिया भी भ्रष्ट है,
आपने कुछ मीडिया वालों को कहा है कोई दलाल होता है, कोई कई शब्द आपने मीडिया वालों के खिलाफ भी यूज किए। क्या ये ऑडियंस, ये व्यूअर समझे कि केवल अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है जो इस पूरे राजनीतिक दलों में ईमानदार है, बाकी हम सब भ्रष्ट हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। no. मैंने ऐसे कभी नहीं कहा कि मैं अकेला ईमानदार हूं, बाकी सब। आपने इतना लंबा क्वेश्चन पूछा, उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे। मैं अब सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करें, कहां से अंत करें। लेकिन पहली चीज तो ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें से निकले हम लोग। आज कुछ भी हो, आप ये कह सकते हो केजरीवाल लड़ता बहुत है, केजरीवाल चप्पल क्यों पहनता है, मफलर क्यों पहनता है, फलाना ढिमका। कोई ये नहीं कहता कि हम लोग बेईमान हैं। इस बात से तो हमारे धुर विरोधी भी मानते हैं कि ये लोग ईमानदार हैं। नंबर एक, जितना हमारे दिल्ली सरकार में दायरे में चीजें आती थी, जब तक एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास थी, हमने कड़क एक्शन लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब वो नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के जो काम है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बना, 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया, पैसा बचाया उसके अंदर। आज तक कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अभी 5 फ्लाईओवर कंप्लीट हुए हैं, पांचों में मिला के 350 करोड़ रुपए बचा लिए हम लोगों ने। कभी मेरे को आपने इतना लंबा बोला, अब मेरे को नजीब जंग ने इशारों में कहा है कि कई करप्शन के स्कैंडल्स आम आदमी पार्टी के भी हैं, वो भी जनता के सामने एक न एक दिन निकल आएंगे। करो ना फिर, नजीब जंग तो रोज हमारे खिलाफ केस करते हैं, और कर दो केस। हमारे जब भी एक मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस निकला था, जब उसने किसी ने मेरे को एसएमएस किया एक दिन कि आपका मंत्री 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मीडिया को नहीं पता था, विपक्षी पार्टियों को भी नहीं पता था। मैंने उसको कहा सबूत भेजो, उसने मेरे को एक रिकॉर्डिंग भेजी, रिकॉर्डिंग मैंने सुनी और हमारा मंत्री उसमें 6 लाख रुपए मांग रहा था। अगर कोई और पार्टी होती, उस एसएमएस करने वाले को बुलाती और कहती यार थोड़े से तू रख ले, चुप हो जा। हमने ऐसा नहीं किया। तुरंत 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया, सीबीआई को सौंपा, जेल भेजा उसको। कुछ भी हो जाए सर, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो इट विल बी लाइक अपनी आत्मा के साथ समझौता करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री।